मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, और भारत के संविधान में भाग पांच के तहत पढ़ रहे थे हम संविधान की समितियां। दो प्रकार की समितियां होती है, अस्थायी तदर्थ समितियां और स्थायी समितियां। स्थायी समितियों में तीन महत्वपूर्ण समितियां हैं। पहला प्राक्कलन समिति, दूसरा लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति या मितव्ययिका समिति एक ही है, दूसरा है लोकलेखा समिति और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। लोकलेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में ये समिति कार्य करती है। तीनों समितियों के बारे में पढ़ा अपन ने। ये 1 वर्ष के लिए इनके सदस्यों का चुनाव होता है और किस आधार पर होता है? आनुपातिक एकल प्रतिनिधित्व के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। हाँ, अर्जुन कुमार किस देश से लिया गया ये पद? अमेरिका से लिया गया। किस प्रकार की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। मतलब संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास में। उनकी सलाह से काम करना है और काम करने के लिए बाध्य भी है। उनकी सलाह से काम करना है। तो किस आर्टिकल में दिया है हमने था राष्ट्रपति का पद? 52 में। हमने कंटिन्यू 51 तक पढ़ लिया। 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल पढ़े ना अपन ने। अब यहां से शुरू करेंगे। बीच में हमने 108 पढ़ लिया, 109 पढ़ लिया, 110 पढ़ लिया, 111 पढ़ लिया, 114 पढ़ लिया, 117 पढ़ लिया, 79 पढ़ा, 80 पढ़ा, 81 पढ़ा, 84 पढ़ा ना। तो ये पूरे संविधान का एक एक आर्टिकल हमारे दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 52, अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। और स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है 52 में? भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 52 के बाद में 53 क्या दिया है हमारे 53 में? इसमें तो लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इसमें क्या लिखा है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियां होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये लिखा है 53(1). इसमें 3 कंडिकाएं हैं। तो ये 53(1) में ये लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कभी कभी पीएससी बड़ा कठिन पेपर बना लेता है। 53(1), 53(2), 53(3), 53(4) ऐसा क्वेश्चन बना लेता है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। या फिर 53(1) में क्या लिखा है? ये तीनों बातें इसमें की दे दे। तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रधान होगा, या कार्यपालिका शक्ति होगी, या संघ की शक्ति होगी। अब 53(2) में क्या लिखा हुआ है? 53(2) में लिखा हुआ है संघ के रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित
होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। मतलब तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। ये बात याद रखना है। स्कूलों में 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था और गलत करके आ जाते थे लोग। तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वैसे तो पता है कि थल सेना का थल सेनाध्यक्ष होगा, ये सब कुछ है, लेकिन तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर 3 में क्या दिया हुआ है? 3 में देखेंगे, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि संसद को भंग वगैरह करना है, कोई भी बात करना है तो अंतिम निर्णय किसका है? ये राष्ट्रपति का है। तो इसको उतना महत्वपूर्ण हमें नहीं लेना, लेकिन 2 चीज हमें पता होना चाहिए, 53(1), 53(2). अब 54 में क्या दिया है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? राष्ट्रपति जी का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 55 में क्या दिया है? निर्वाचन की रीति। ये क्वेश्चन पूछा गया था और आधा 1 घंटे तक यही सोचते रह गए, ये 54 में या 55 में, और दोनों दिए हुए थे। भाई हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति का निर्वाचन, इतना से याद कर लेते 54, और उसमें क्या पूछ लिया था? निर्वाचन की रीति, और वो था 55 में। गड़बड़ हो गया सब लोगों का। तो एक एक चीज हमें बारीकी से पढ़ना होता है इसमें। तो निर्वाचन की पहले हम पढ़ते हैं, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो कौन करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? अभी संसद की शक्तियां पढ़ी थी ना अपन ने, तो पढ़ा था ना उसमें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। प्रिया जी आप बताएं कौन करता निर्वाचन? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हाँ हाँ, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये लिखेंगे संसद के, इसका निर्वाचक मंडल होता है एक, और निर्वाचक मंडल में कौन होगा? निर्वाचक मंडल में होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। और क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन की बात कर रहे हैं, या 12 जो सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये लोग उसमें भाग नहीं लेंगे। और दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और क्या छूट गया भाई अमरदीप? एक लाइन मुझे लग रहा है कि कुछ छूटा है। गुड, यूनियन टेरिटरीज के जो सदस्य हैं, राज्य के अंतर्गत दिल्ली, पांडिचेरी, इनको भी शामिल किया गया। अब जम्मू कश्मीर भी होगा।
वे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं वो भी इसके निर्वाचक मंडल में शामिल है। क्लियर हो गया ये? अब निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सी है? निर्वाचन की प्रक्रिया हाँ 70वां संविधान संशोधन। अभी इसमें देखिए ये जो दिल्ली पांडिचेरी को कब से शामिल किया गया है? 70वां संविधान संशोधन 1992 से इसमें शामिल किया गया है निर्वाचक मंडल में। अब निर्वाचन की पद्धति आनुपातिक, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हम अलग से एक क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि विधानसभा के सदस्य की कितनी वैल्यू होती है, संसद सदस्य की कितनी वैल्यू होती है। लेकिन एकल संक्रमणीय का मतलब ये है कि अपनी पसंद के अनुसार देना पड़ता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे पसंद देना पड़ता है। लेकिन एक जो कैंडिडेट है वो एक व्यक्ति को एक ही बार वोट देगा। एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय मतलब वो बताते रहता है ये इतने प्रत्यक्ष है, ये पहली पसंद का है, दूसरी पसंद का, तीसरी पसंद का, ये चौथी पसंद का। और आनुपातिक इसलिए बोला गया है कि यदि पहली पसंद में कोटा पूरा नहीं होता तो फिर दूसरी पसंद को भी देखा जाएगा। तो आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन की, और ये काय में दिया हुआ है? आर्टिकल 55। आर्टिकल 56 में क्या दिया है? कार्यकाल। आर्टिकल 56 क्या दिया हुआ है? कार्यकाल। कितना है कार्यकाल? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। कब से 5 वर्ष? सरिता जी कॉलेज में आ गए होंगे तो थोड़ा सा हमें भी देख लो, इधर भी। नहीं आए, कवरेज में नहीं आए या उत्तर नहीं पता? मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं आपसे। हाँ नहीं मिला था। कब से 5 वर्ष? शपथ जिस दिन पदभार संभाले, शपथ लेगा, पदभार ग्रहण दिनांक से 5 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, 5 वर्ष की अवधि तक ये तो इनका कार्यकाल है। लेकिन क्या कोई जरूरी है 5 वर्ष तक ही करे? जब तक उत्तराधिकारी नहीं, वो तो है ही 5 वर्ष तक। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। अभी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे सरल से क्वेश्चन बन जाते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो हम तो सोचते हैं राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री पहले उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो ऊप है मतलब चुप है। तो बोलते कोई काम ही नहीं है इनका। तो नहीं, राष्ट्रपति के बाद पुनः दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरे इसमें क्या आएगा? कैसे पद समाप्त हो जाता है इनका 5 वर्ष से पहले? आर्टिकल 61 है ना? आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। बाकी सबके लिए क्या लिखते हैं? जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया, इनके लिए लिखा जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, और इनके लिए क्या आता है? महाभियोग। क्लियर हो गया? तीसरा, अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक, प्रिया ने बताया क्या, उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण न कर ले। पदभार
ग्रहण न कर ले। अब एक जगह पढ़ा अपन ने, किसको संबोधित करते हुए, किसको संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति को, है ना। उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, ठीक है भाई जाओ, तुम जाओगे तभी तो मुझे राष्ट्रपति का पदभार मिलेगा, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, वो सीधा तुरंत ही जो त्याग पत्र है उनका वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है, तुरंत ही देना होता है, ठीक है। फिर वो तय करेंगे स्वीकृत न अस्वीकृत क्या है, ठीक है। तो इसका काम है, मतलब ऐसा नहीं कि निर्णय विनिश्चय हो गया ठीक है, नहीं, वो कहाँ देंगे, सीधे लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। क्लियर हो गया। पदावधि कार्यकाल कितने वर्ष है अर्जुन? 5 वर्ष। बीच में किन किन परिस्थितियों में कार्यकाल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यदि उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र दे दे तो। दूसरा महाभियोग आर्टिकल 61, उससे पहले मृत्यु वगैरह भी आ सकता है, उसमें तो समाप्ति हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है, पद खत्म होता है, कार्यकाल नहीं। अब आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन की पात्रता। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने साल तक रहे? 2 कार्यकाल पूरे किए। 2 कार्यकाल पूरे किए थे, 52 से 62 तक। इससे पहले 50 से वो 2 साल अलग ही थे उनके, वो 2 साल अलग ही थे, फिर 52 से 62 तक भी रहे, मतलब पूर्ण 2 कार्यकाल पूरे किए थे। आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। तो पुनर्निर्वाचन मतलब प्रतिबंधित है क्या? नहीं। अब 58 क्या दिया है विजया जी? आप तो बताएंगे नहीं कि बताएंगे? हाँ? योग्यताएं या अर्हताएं, योग्यताएं या अर्हताएं राष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए? दोनों एक ही बात है। चुनाव लड़ेंगे तभी बनेंगे, तो फिर ये योग्यताओं की जांच कब होगी? चुनाव लड़ने की तरह जब फॉर्म भरते तभी योग्यताओं की जांच हो जाती है। अब हम वैकेंसी निकलती है तो पहले अपन देखते हैं ना इसके लिए पात्र है या नहीं है, तो ऐसे ही इसमें भी चुनाव लड़ने के लिए पहले ये योग्यताएं चेक कर ली जाती है। तो क्या है पद के लिए अर्हताएं? तो पहला तो भारत का नागरिक हो, ये पहले भी बता चुके हैं, भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। तीसरा लोकसभा का सदस्य, राष्ट्रपति के लिए ये योग्यता होती है, और उपराष्ट्रपति के लिए क्या होती है? राज्यसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, और कब हो? योग्य हो। और बाकी तो सब आ गया इसमें, फिर भी हम लिखेंगे क्या? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। अब इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप राज्यपाल या केंद्र या संघ राज्य के अधीन कोई मंत्री वगैरह जो है ये लाभ का पद नहीं कहलाते, ये लाभ का पद नहीं कहलाते हैं। क्लियर हो गया? 58 क्या दिया है? योग्यताएं, अर्हताएं। संविधान में क्या शब्द आया है? अर्हताएं। कौन कौन सी योग्यताएं होती है? क्लियर एकदम। अब इतना सा सरल सा क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं लिखिए, और हम लिखना शुरू कर देते हैं। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो,
और लाभ के पद लाभ के पद पर 9। कितने पॉइंट लिखे? 4। तो उसमें 4 ही नंबर मिले। कॉपी चेक होती तो 1.5 नंबर मिलता है। क्या कारण होगा? आर्टिकल नहीं लिखा। आपने लिखा ही नहीं। कहाँ योग्यता थी? कहाँ लिखा हुआ है? हवा में महल बना दिया। कहाँ जाके चेक करेंगे वो? दिक्कत होगी ना। हाँ? क्या आपने क्या बोला? पोली पे आया है? हवा में जाके चेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब उसका कहीं ना कहीं संबंध हमें आर्टिकल के साथ में लिखना होता है। अब आर्टिकल 59 शर्तें। योग्यता, अर्हताएं और शर्तों में क्या अंतर होगा? आप बताओ छोटे। आर्टिकल और अर्हताओं में क्या अंतर है? सॉरी, अर्हताएं और शर्तों में क्या अंतर है? बैठे बैठे बता दो। ये लोग तो बैठते हैं तो कभी उठते ही नहीं है जब तक मैं न बोलूं। आप क्यों उठ रहे हो बार बार? शर्तों में डिमांड होती है। हाँ, और अर्धकाल में योग्यताएं, मतलब कौन कौन सी पात्रताएं होती हैं। अच्छा चलो बोलते तो हो आप। हाँ विजय, आप बताएं। सर लगभग सेम ही होते हैं। नहीं जी, सेम नहीं होते। अमर जी, तो क्या नहीं होना चाहिए उसको? दोनों में अंतर है। ये एक टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड है। अर्हताएं पूर्व में है और शर्तें बाद में है। ये अर्हताएं मैंने शुरू में ही बता दिया ना, चुनाव लड़ने के पहले अर्हताएं देखी जाती है। और अब राष्ट्रपति बन गए तो फिर शर्तें। अब क्या करेंगे? क्या ये शर्तें लगेगी ना? पद की कुछ गरिमा होती है, कुछ शर्तें होती है। क्लियर हो गया ना? अर्हताएं मतलब पहले चेक कर लिया जाएगा। अब बन गए तो आपको इन शर्तों के अधीन काम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया एकदम। शर्तें बाद में है, पद पे आने के बाद में शर्तें लागू होगी। तो शर्तों में क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। और यदि है तो निर्वाचित होने के दिनांक से ही रिक्त कर दिया जाता है। क्योंकि ये लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद नहीं है तो वो तो चुनाव लड़ लेगा। संसद का सदस्य होते हुए भी, राज्य विधानमंडल का सदस्य होते हुए भी चुनाव लड़ लेगा वो। ठीक है। और जीत जाते हैं तो फिर उसी तारीख से वो पद रिक्त माना जाएगा। क्लियर है? पहली शर्त। दूसरी, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और वेतन भत्ते भी दिए हैं 59 में। और क्या दिया है? राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। कितने वेतन का प्रावधान है उनका? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि संविधान में राष्ट्रपति के कितने वेतन का प्रावधान है तो फिर क्या लिखेंगे? शांतनु जी, आप भी बोल सकते हैं, अभी खुला है मंच।
मुझे ऐसा लगा कि अभी आप बीच में कुछ बोलने वाले थे, तो अभी अब मौका दिया हमने, बोलिए। कोई भी बोल सकता है ऑनलाइन वाले। 5 लाख रुपए। हाँ, सब 5 लाख तो रहती, पूरे वेतन उसके भत्ते रहते हैं हर दिन के, भत्ते अलग रहते हैं। उसी में शामिल। अच्छा, हाँ, आप कुछ बोलिए। नहीं, आप सैलरी है सर उनकी 5 लाख। 5 लाख रुपए सैलरी है, कर रहे थे, भत्ते नहीं है क्या? नहीं, कर रहे थे। कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला, देखो क्वेश्चन को समझो। संविधान के आर्टिकल 59 के अंतर्गत संविधान को वो वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ये प्राप्त है। उत्तर क्या होगा? जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। मैंने ये तो नहीं पूछा अभी कितना मिल रहा है, ये पूछा क्या संविधान में क्या प्रावधान है, और ये प्रावधान कहाँ में? 59 में। और क्या लिखा है? संसद द्वारा जो निर्धारित किया जाए। इसे अच्छे से लिखेंगे व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि नहीं, कम नहीं किए जाएंगे। बड़े दिनों के बाद आपकी ऐसी आवाज सुनी मैंने। अब ऐसी में मैं 2 शब्द और बोलता, लेकिन रिकॉर्ड हो रही है इसलिए बोलूंगा नहीं। कम नहीं किए जाएंगे इसके लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन भाई निर्धारित करेंगे तब तो जो निर्धारित हो जाएगा उसको बढ़ाते रहेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। पहले निर्धारित तो करो, है ना। आपसे बोला मैंने कि बेटा पढ़ा करो, पढ़ा करो। हाँ साहब पढ़ूंगा, और ये बोल दे कि जितना निर्धारित कर दो उससे कम मत करना। बोले हाँ नहीं करूंगा। फिर 4 महीने बाद पूछा, एग्जाम जब आने वाला था 2 दिन बाद, तो वो बोलते, मैंने बोला कितने घंटे निर्धारित किए थे? बोलते सर 15 मिनट। और मैंने ईमानदारी से उससे 1 मिनट भी कम नहीं किया। तो काम चलेगा क्या? नहीं। पहले व्यवस्थित तरीके से क्या करना पड़ेगा? निर्धारित करना पड़ेगा। तो क्या है, ऐसी उपलब्धियां, भत्ते वो विशेषाधिकार जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, विधि द्वारा निर्धारित करे। क्लियर एकदम? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई लोकसभा नहीं, कोई राज्यसभा नहीं, सब मिलके संसद तय करती है। क्लियर हो गया एकदम? और फिर लास्ट में लिखेंगे राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों को पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा नहीं कि पूर्व राष्ट्रपति हो गए तब भी बोले कि उतना ही वेतन दो, ऐसा होगा क्या? नहीं। किस दौरान कम नहीं किया जा सकता? पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे या किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा प्रावधान काय में दिया है? 59 में, आर्टिकल 59। अब आर्टिकल 60, इसको हम लिख सकते हैं पदावधि नहीं, वेतन भत्ते, है ना। वेतन भत्ते व सेवा शर्त। फिर 60, बड़ा अच्छा आर्टिकल है 60। क्या दिया है? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति महोदय की शपथ, राष्ट्रपति महोदय की शपथ। कौन दिलाता है इनको शपथ? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश या जो भी श्रेष्ठ ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। किस चीज की शपथ लेते हैं ये? संविधान के रक्षण
संरक्षण व कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेते हैं। क्या है? मैं, जो एक शपथ है उनकी, पढ़ के बता रहा हूं मैं के बाद में अपना नाम लेते हैं वो। फिर बोलते हैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा। ये शपथ है किसकी? राष्ट्रपति। आर्टिकल 61 सबको पता है। आर्टिकल 61 क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर लाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। जब राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया हो तब उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। कौन लाएगा? संसद में लाया जा सकता है। किसी राज्य विधानसभा में ला सकते हैं क्या? नहीं, संसद में ही लाया जा सकता है। लोकसभा में ला रहे हैं तो कितने सदस्य चाहिए? कम से कम 100 सदस्य। और राज्यसभा में ला रहे तो कम से कम 50 सदस्य, मतलब 1/4 का प्रावधान है। कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया हुआ पत्र देना होता है। तो लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्य। 50 सदस्य। अब बात ये भी है वहां पे कि क्या कभी भी ला सकते हैं? नहीं, जब लाना हो उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी को सूचना देना होता है। सूचना देना होता है। फिर जब सूचना दे दी, प्रस्ताव ले आए, 100 सदस्य हो गए, किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। बस शर्त है 1/4 सदस्य। लोकसभा में लाए तो 100 सदस्य, राज्यसभा में लाए तो कम से कम 50 सदस्य। और फिर एक ऐसा नहीं कि फिर वोटिंग हो जाएगी, नहीं, जो प्रस्ताव लाया था वो एक समिति को दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बार बार हम पढ़ाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो कैसे करेंगे, मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो कैसे करेंगे, ये यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। पर राष्ट्रपति के लिए लाई जाती है तो महाभियोग, और अन्य के लिए लाई जाती है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, फिर एक समिति गठित होती है। 3 लोग होते हैं इसमें, 3 लोग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति होंगे क्या उसमें? नहीं, क्योंकि उनके विरुद्ध तो लाया गया। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किसी भी एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा होता है एक विधिवेत्ता। एक विधिवेत्ता। 3 लोग हो गए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा क्या? एक विधिवेत्ता। और तीनों मिलकर जो है वो जांच करते हैं। काय की जांच करते हैं? हेमलता? मतलब क्यों उनको हटाया जाए? नहीं, आरोपों की जांच करते हैं। मतलब बात सही है आपकी, आरोपों की जांच करते हैं और फिर संविधान का हवाला और ये वो लिख के बताते हैं कि ये सही है गलत, एक रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट उस सदन के सामने रखी जाती है।
सदन में वो रिपोर्ट के ऊपर विचार विमर्श होता है, फिर वोटिंग होती है और संसद फिर उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है। विशेष बहुमत हुआ ये, 2/3 सदस्यों से पारित कर देती है। तो पारित होने के दिनांक से राष्ट्रपति महोदय को पदमुक्त माना जाता है। क्लियर हो गया? और ये पूरी प्रक्रिया काय में दी है? आर्टिकल 61 महाभियोग जैसी प्रक्रिया। 59 में वेतन भत्ते पड़े अपन ने और सही जवाब भी दिया था। तो वर्तमान में 5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है इनको। कर मुक्त है, कर मुक्त है, कर मुक्त है। योग्यताओं में भी पढ़ा था हमने, क्या क्या पढ़ लिया? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, लाभ का पद धारण किए हुए न हो, और जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए चाहिए पागल या दिवालिया ना, ये तो रहेगा ही इसमें। ठीक, एक और योग्यता होती है उसकी, आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? अभी एज नहीं। अच्छा, मेरे से मैं क्यों नहीं बना? तो मेरे पास भी एक कारण है। आपने बता दिया आपकी एज नहीं, बहुत बढ़िया। मेरी तो हो गई है ना, 35 साल हो गई, फिर भी नहीं बने। क्यों? यदि राष्ट्रपति बनने के लिए 50 सदस्य जो लोकसभा राज्यसभा के हैं प्रस्तावक चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक चाहिए। यदि ये नहीं होता तो कोई भी लड़ लेता चुनाव, तो और एक सर्टिफिकेट मिलता है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुका हूँ करके घूमते रहते हैं लोग। कई लोग जैसे ये विधानसभा और इसमें चुनाव लड़ते हैं, काय के लिए? सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं भी लोकसभा का प्रत्याशी रहा हूँ करके, इतना सा बताने के लिए खड़े हो जाते हैं चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। ठीक, इसमें नहीं हो सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। कितने सदस्य चाहिए? 100 सदस्य चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के। 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 फिर उसे अनुमोदन करने वाले चाहिए। अभी चुनाव होते हैं ना, हम लोग जाते हैं, ये इसके लिए भी अनुमोदक प्रस्तावक चाहिए होते हैं। जो पंचायत के चुनाव लड़ते हैं ना, इसके लिए भी कई लोग बड़े फॉर्म में रिजेक्ट हो जाते हैं। कैसे? पहले अनुमोदक में भी वही सिग्नेचर कर लेते हैं, पहले प्रस्तावक में भी वही सिग्नेचर कर लेते हैं और अनुमोदक में भी वही कर लेते हैं। तो फिर उनका फॉर्म हम खारिज कर देते हैं। हमें जांच करने की ड्यूटी लगती है उसमें। तो इसमें भी ऐसे ही है। इसलिए तो पार्टी के ही लोग जो है उनके समर्थन पर ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, वैसे नहीं। क्लियर हो गई बातें? अब हम बात कर रहे थे 63 हो गया, 62 आर्टिकल 62। ये राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अब यहाँ थोड़ा सा टफ है, सोचने लायक है। कितने वर्ष के लिए निर्वाचन होगा? जैसे कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, क्या नाम है आपका? प्रिया। आपसे पूछ रहा हूँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, 3 साल उन्होंने 3 साल तक पद पे बने रहे और किसी कारणवश उनका पद रिक्त हो गया। पद रिक्ति की स्थितियां बता दी मैंने, महाभियोग, मृत्यु या क्या पत्र है ना, इस कारण उनका पद रिक्त हो गया। अब इसमें दिया हुआ है 62 में कि कितने वर्ष में चुनाव, कब चुनाव करना है इसका और पदावधि क्या होगी। तो आपसे सिर्फ पदावधि पूछ रहा हूँ, कितनी पदावधि होगी? अब नए व्यक्ति का चुनाव होगा। 3 वर्ष तक उन्होंने कर लिया है, हाँ। तो 2 वर्ष। 2 वर्ष होगा। हाँ,
पूरा 5 वर्ष। पूरे 5 वर्ष बस। ऐसा भाई ये इनके साथ में और कोई जुड़ा हुआ थोड़ी है। लोकसभा का होता तो बात मान लेते, क्योंकि लोकसभा एक साथ डूबता है एक साथ तैरता है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर तो ये स्वतंत्र है ना, क्यों चुनाव में खर्च करेंगे? तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना है। पद रिक्ति की इसी में दिया है आर्टिकल 62 में 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना है, और कार्यकाल वही होगा जो 56 में दिया हुआ है। कार्यकाल वही होगा जो 56 में दिया है। 56 में कितना दिया? 5 वर्ष। जो नए व्यक्ति, भाई वो तो नया व्यक्ति है ना, कोई गुनाह किया क्या उसने? तो पहले वाला जो चुना गया था उसने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो ये 2 वर्ष के लिए क्यों बनेंगे? ये पूरे 5 वर्ष के लिए बनेंगे। राष्ट्रपति के संबंध में शेष कार्यकाल वाला नियम लागू नहीं होता। क्लियर एकदम? तो ये काय में दिया है 62 में कि पद रिक्ति के 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना है, और कार्यकाल वही होगा जो आर्टिकल 56 में दिया है, अर्थात पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। अब 63, अब यहां से अपना चैप्टर बदल गया। 63 और इसमें किसका पद दिया हुआ है? उपराष्ट्रपति। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। और 64 तो हमने पढ़ा दिया था कल परसों। क्या है 64? ऑनलाइन वाले बताएं कोई भी। मोनिका जी बताइए। हाँ, पदेन सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के, है ना? पढ़ा था ना पहले 64। उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब 65, ये महत्वपूर्ण है। पदेन सभापति और 65 अब ये बताइए किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है या उपराष्ट्रपति से संबंधित है? आर्टिकल ही बता दीजिए, बस कुछ नहीं। राष्ट्रपति से संबंधित है या उपराष्ट्रपति से संबंधित? दोनों से संबंधित है। दोनों से संबंधित है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, नया चुनाव कब होगा? 6 महीने। तो फिर वो 5 महीने में हो, 4 महीने में हो, तब तक राष्ट्रपति कौन रहेगा? ये दिया है। क्लियर एकदम? योगेश समझ में आ गया? लिखा है इसमें राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग एवं हटाए जाने के दौरान उस तारीख तक जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर पदभार ग्रहण न कर ले। तब तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति महोदय के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये तो हो गया 65(1) में। 65(1) में वेतन भत्ते वही मिलेंगे जो राष्ट्रपति के होते हैं इस अवधि में। ठीक। अब एक और कंडिका है यहाँ पे, एक और कंडिका क्या है? राष्ट्रपति बीमार हो जाए तो, है ना? बीमार हो जाए तो उस अवधि में भी उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पदीय दायित्व को निभाएंगे। आर्टिकल दिया हुआ है 65(2)
65(2) में, 65(2) में, ठीक है, बीमारी के दौरान या बीमारी हो या अन्य कारणों से यदि वो अपने पदीय कृत्यों को निर्वहन नहीं कर रहे हो राष्ट्रपति, तब कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करें। अब आर्टिकल 65(3) ये आर्टिकल ही पूछा जाएगा। उनका वेतन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन किस दौरान? राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति कार्यभार में न हो, वही उनको राष्ट्रपति के वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं सब कुछ मिलेंगे। ये 65(3) में दिया हुआ है। जब राष्ट्रपति का काम करेगा राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे। विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति के होते हैं वो विशेषाधिकार भी उन्हें मिलेंगे। विशेषाधिकार भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या है इसमें? आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 नहीं पता हमारे भाई? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, चुनाव, ठीक, लिखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। कौन होता है इसमें? निर्वाचन में सदस्य कौन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के क्या? सभी सदस्य यही तो पूछना चाह रहा था मैं। क्या बोला आपने? निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। हाँ, तो फिर निर्वाचित और मनोनीत दोनों शब्द बोलने की क्या जरूरत है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ये निर्वाचन करता है। राज्य विधानसभाएं है क्या इसमें? नहीं, सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यही गलती कर देते हैं निर्वाचित लिख के। इसमें कई मैंने जब पेपर दिया था तब पूछा गया था ये क्वेश्चन, गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी छोटी छोटी, इसलिए मैं टोक देता हूं ताकि एक को बोलने पर सब लोगों के समझ में आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या दी है इसमें? उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। और यदि है भी तो क्या होगा? जब निर्वाचित हो जाएगा उस दिन से वो पद रिक्त हो जाएगा। उसकी शर्तें क्या होती है? योग्यताएं, वो भी इसी में है, 66 में है। जो राष्ट्रपति की सेम इनके लिए है, बस एक ही शर्त अलग बोला था मैंने। राष्ट्रपति के लिए क्या? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, और इनके लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। आयु मैंने पहले ही बता दी थी 3 लोगों की। किन किन की? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तीनों के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। क्लियर है? योग्यता अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति महोदय जी की पदावधि कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष। ये भी त्याग पत्र दे सकते हैं। ये किसको संबोधित करके देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर युक्त लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और हटा भी सकते हैं इनको।
कौन हटाएगा इनको? कौन हटा सकता है इनको? सर राज्यसभा के सदस्य। गुड। राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जहां बहुमत से प्रस्ताव पारित हो और लोकसभा सहमत हो। लोकसभा सहमत हो। लोकसभा की सहमति इसलिए ली जाती है कि क्योंकि राष्ट्रपति दो रूपों में, उपराष्ट्रपति दो रूपों में कार्य करते हैं, एक राज्यसभा के सभापति के रूप में और दूसरा उपराष्ट्रपति के रूप में। सभापति तो सिर्फ राज्यसभा का है, लेकिन उपराष्ट्रपति सबका है, आपका है, हमारा है, सबके है वो। और लोकसभा क्या है? जनता का चुनाव, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसकी सहमति होना आवश्यक है। लेकिन वही शर्त है, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति महोदय जी ब्रिटेन गए हुए हैं और चलो भी उनके आने से पहले प्रस्ताव पारित कर दो। अभी शाम को प्रस्ताव रखा और बोले कि सुबह वोटिंग कर लेंगे अपन, नहीं तो वो आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है, सुनना पड़ता है उनको। वो स्पष्टीकरण खुद दे सकते हैं या अपने किसी अधीनस्थ के माध्यम से दे सकते हैं, है ना। जब तक उनका हम स्पष्टीकरण न सुने, उनको अपने विचार रखने का मौका न दे, तब तक प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? कितने दिन का समय? 14 दिन का समय। अब आर्टिकल 68 पद पे रहते हुए तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, चाहे राष्ट्रपति महोदय जी हो, उपराष्ट्रपति महोदय जी हो, कोई भी हो, है तो इंसान, है तो इंसान। तो फिर क्या होगा इसमें बताओ? क्या क्वेश्चन होगा? पद रिक्ति की स्थिति में भरने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। कितने समय में भरा जाएगा इसको? 6 महीने वाली कंडीशन नहीं है इसमें, यथाशीघ्र, जितने जल्दी हो सके, है ना। जल्दी से जल्दी उसे भरना है। और कितने समय के लिए? 5 वर्ष, मतलब जल्दी से भरना है। स्पष्ट है, निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। निर्वाचन पद रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। और कार्यकाल वही जो 67 में दिया हुआ है, 67 में दिया हुआ है। 67 में कितना दिया कार्यकाल? 5 वर्ष। 5 वर्ष तक बना रहेगा नए राष्ट्रपति है। यदि उपसभापति होते तो उसके लिए समय अलग रहता, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य होता है। ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं क्या? नहीं। अब लिखेंगे शपथ 69 आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा
कौन दिलाता है इनको शपथ? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी है, कोई प्रतिनिधि उनके है, वो शपथ दिलाते हैं। काय की शपथ दिलाते हैं? कर्तव्यनिष्ठा की, संविधान के रक्षण परिरक्षण के लेते हैं क्या? नहीं। इनके बाकी सबकी शपथ में यही है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करूंगा, ये शपथ रहती है। बस राष्ट्रपति की महोदय जी की शपथ में ही ये लिखा रहता है संविधान का परिरक्षण संरक्षण, ये सब राष्ट्रपति की शपथ में ही होता है। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन बाकी तो दिया हुआ है, पद रिक्ति और ये वो। अन्य कभी जैसे राष्ट्रपति महोदय विदेशी दौरे पे हो तब क्या, तब कौन करेगा? तो इसमें ये दिया रहता है। अगला, इसके बाद के आर्टिकल अब हम कल पढ़ेंगे। 71 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 72 जो है वो महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में जो है उनकी शक्तियां वगैरह ये सब कुछ हम कल पढ़ेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय की शक्तियां। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।